जिस जिस स्टूडेंट का 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम है उनके लिए ये बायोलॉजी का नोट मैंने बनाया है। आप सभी अपनी कॉपी में इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह जाए। इस नोट को आप अपने कॉपी में उतार कर अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। दूसरा प्रश्न आ जाता है, पोषण किसे कहते हैं? कहेंगे पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, जीवों में पोषण की कितनी विधि होती है? तो कहेंगे जीवों में पोषण की मुख्यतः 2 विधि होती है। पहला विधि हो जाता है स्वपोषण, दूसरा परपोषण। प्रश्न आता है स्वपोषण क्या है या स्वपोषण किसे कहते हैं या स्वपोषण किस में होता है? अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो उनका उत्तर देना है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। सभी हरे पौधे स्वपोषी जीव होते हैं क्योंकि वह किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता है। इस बात को आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, परपोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, अर्थात अन्य जीवों पर निर्भर रहता है या अन्य पादपों पर निर्भर रहता है, यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर यदि परपोषण बोले तो सिंपल बोलिएगा कि यदि कोई परपोषी जीव है तो वह किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर ही निर्भर करता होगा क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। अब आता है कि परपोषण की कितनी विधि होती है या परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर देंगे, परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। इसके बाद प्रश्न आता है, कभी कभी एग्जाम में मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं ये पूछ दिया जाता है। ये आप सभी के लिए VVI क्वेश्चन रहेगा। ये जो 3 प्रकार के पोषण देख रहे हैं आप, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण, आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा क्योंकि ये 2025 में आने की बहुत संभावना है। मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। अर्थात जो भी मृतजीवी जीव होंगे वह सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपने शरीर की सतह से अवशोषित करता है। ध्यान दीजिएगा, वह सड़े गले जहाँ भी कोई सड़ा गला चीज़ है, देखिएगा जैसे कि कोई जीव जंतु मर जाता है, जैसे कि कोई जीव जंतु मान लीजिए कि किसी का बकरी मर गया, घोड़ा मर गया, कुत्ता मर गया, कुछ भी मर जाता है तो आप देखते होंगे उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। वही है मृतजीवी जीव, क्योंकि सड़े गले पर कभी कभी गोबर सब में देखते होंगे उसमें भी सड़ा, जब गोबर सड़ गल जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो सड़ा गला चीज़ खा रहा है तो वह मृतजीवी है। ध्यान दीजिएगा, जो सड़े गले चीज़ को खाता है वैसे ही जीव को मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे में उदाहरण आ जाता है कवक, बैक्टीरिया, कुछ प्रोटोजोआ। देखिएगा ज़्यादातर बैक्टीरिया सड़ा गला चीज़ पर हमेशा रहता है, इसलिए बैक्टीरिया जो है वो मृतजीवी है। ध्यान दीजिएगा कि कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ मृतजीवी के उदाहरण हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परजीवी पोषण किसे कहते हैं? कहेंगे इस प्रकार के पोषण में जीव
दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी के ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे हो गया कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, हुकवर्म, टैपवर्म, एंट अमीबा, हिस्टोलिका, मलेरिया। यहाँ पर कुछ पौधों के भी नाम है। जो अमरबेल है वो परजीवी है, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक पौधा है लेकिन फिर भी यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकता है। ये किसी वृक्ष पर देखिएगा, जैसे धागा होता है ना, उसी प्रकार से रहता है, ये धागे के समान रहता है। ठीक है, अमरबेल है वो। अब अगला प्रश्न है हमारा, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इनका ये उत्तर है। आराम से आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और ये तीनों प्रश्न जो अभी मैंने आपको बताए, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण, ये आप सभी के लिए VVI प्रश्न है। इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव में इसका उदाहरण पूछता है कि जैसे पूछ लेता है कि अमीबा, मनुष्य, मेढक में किस प्रकार का पोषण होता है, तो वहाँ पर आप प्राणी संपोषण में टिक कीजिएगा। अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, मेढक आ जाता है, कभी कभी ये सब पर प्रश्न पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी जो है ना प्राणी संपोषी जीव है। अब उनके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? कहेंगे जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला प्रश्न पूछता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक कितने होते हैं? तो कहेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक 4 होते हैं मुख्य रूप से। पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा होता है जल, चौथा होता है सूर्य प्रकाश। याद रखिएगा, पौधे का रंग जो हरा दिखाई पड़ता है वो क्लोरोफिल के कारण ही दिखाई पड़ता है। और क्लोरोफिल पौधों के पत्ती में पाया जाता है। पौधों के पत्ती में वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, पूछेगा पौधे का रंग हरा, पौधे का जो पत्ती का रंग है वो हरा क्यों दिखाई पड़ता है, तो उसका उत्तर देंगे क्लोरोफिल या पर्णहरित के कारण। इसी के कारण पौधों का रंग हरा होता है। पौधों का पत्ती का रंग, बोलिए, पौधों का पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो कहेंगे क्लोरोफिल के कारण। ये 4 घटक हैं, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 घटक की आवश्यकता होता है। पहला हो जाता है पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो जाता है जल, चौथा हो जाता है सूर्य प्रकाश। ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और जल का सूत्र होता है H2O। उसके बाद प्रश्न आता है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि अमीबा से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो 2025 में भी इनसे प्रश्न अवश्य होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छी तरह आप नोट करके याद कीजिएगा। प्रश्न है, अमीबा में पोषण जब भी पूछेगा तो कहिएगा अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। पहले अमीबा के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं, फिर अमीबा में पोषण पढ़ेंगे। पहला है, अमीबा क्या है, तो कहेंगे अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था कि प्राणी संपोषी जीव अमीबा होता है, तो वही यहाँ पर आ गया है। तो अमीबा क्या है, एक प्राणी संपोषी जीव है और यह एक कोश के जीव होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दिया है, तो आप याद रखिएगा, अमीबा एक कोश के प्राणी संपोषी जीव है। मृदलीय जलीय होता है, मृद जलीय होता है ये। इसका आकार अनिश्चित होता है। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछता है इसका आकार अनिश्चित क्यों होता है, कारण बताइए। तो
कारण बताइएगा कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि कूटपाद जब बनता है और फिर बिगड़ता है तो उसके कारण इसका आकार बदल जाता है। भोजन जब अमीबा के काफ़ी नज़दीक होता है तो क्या करता है, अमीबा उसके चारों ओर कूटपाद का निर्माण करने लगता है तेजी से। ठीक है, इसी कारण से इसका आकार बार बार बदलते रहता है। अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती। पूछेगा प्रश्न कि अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष रचना होता है, जैसे कि मानव में होता है पोषण के लिए आहार नाल, जिसका पहला भाग होता है मुख, दूसरा होता है ग्रासनली मतलब ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इस प्रकार का क्या अमीबा में भी रचना होता है? तो कहेंगे नहीं, अमीबा में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। ये उत्तर दीजिएगा। मनुष्य में होता है लेकिन अमीबा में नहीं होता है। मनुष्य भी प्राणी संपोषी जीव है, अमीबा भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो ये एक कोशिकीय जीव है, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है। इसमें पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है, तो जबकि मानव में पोषण के लिए विशेष रचना होता है। मानव का आकार निश्चित होता है, अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। उसके बाद ये सभी बात तो मैंने आपको बता ही दिया, अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। अब अगला प्रश्न, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण 3 चरणों में पूरी होता है। मैंने इसको 3 चरणों में बांट दिया है ताकि आप सभी इसको अच्छी तरह समझ सकें। अमीबा में पोषण 3 चरणों में पूरा होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, उसके बाद होता है पाचन और अंतिम क्रिया होता है बहिष्करण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का अर्थात हो गया अमीबा में भोजन को अमीबा के द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाना, वो अंतर्ग्रहण कहलाएगा। तो अमीबा भोजन अंतर्ग्रहण कैसे करता है? तो कहेंगे अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है। जैसे मानव में भोजन को ग्रहण करने के लिए मुख जैसा एक रचना है जिसको हम मुख कहते हैं, क्या अमीबा में भी मुख जैसा कोई रचना होता है? तो कहेंगे नहीं, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा रचना नहीं होता है। तब वह भोजन कैसे ग्रहण करता है, प्रश्न ये भी आ जाता है। तो तब कहेंगे जब भोजन अमीबा के बिल्कुल समीप होता है तो अमीबा उनके चारों ओर कूटपाद का निर्माण करता है और वह कूटपाद तेजी से बढ़कर भोजन को घेर लेता है और दोनों सिरा आपस में जुड़ जाता है, जिस कारण से भोजन अमीबा के अंदर आ जाता है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल होता है और वही उनका भोजन रसधानी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अमीबा क्या करता है, भोजन जब उनके करीब में होता है तो वह उसके चारों ओर कूटपाद का निर्माण करता है। कूटपाद के दोनों सिरे आपस में जुड़ करके भोजन रसधानी का निर्माण करता है, जिसमें भोजन के साथ साथ जल भी उपस्थित होता है। उसके बाद क्रिया होता है पाचन का। ये सभी आप अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अंतर्ग्रहण मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर मुझसे थोड़ा सा बोलने में मिस हो रहा हो तो आप इनको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छी तरह पढ़ के लिख लीजिएगा। अब है पाचन। देखिए, भोजन का पाचन भोजन रसधानी में होता है। पूछेगा अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो भोजन रसधानी में। कहाँ होता है? भोजन रसधानी में। पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकल करके कोशिका द्रव में चला जाता है। पूछेगा अगला प्रश्न कि पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकल करके कहाँ चला जाता है? तो इसका उत्तर दीजिएगा, कोशिका द्रव में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? फिर वहाँ से पूरे शरीर में वितरित होता है। इतना बात याद रखिएगा कि पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से कोशिका द्रव में चला जाता है, उसके बाद पूरे शरीर में वितरित होता है और जो भोजन नहीं पचता है अर्थात अपशिष्ट पदार्थ
बोला जाए तो अपचा भोजन। अंतिम चरण है हम सबका बहिष्करण। अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। जिस प्रकार से अमीबा में भोजन को ग्रहण करने के लिए कोई मुख जैसा रचना नहीं होता है, उसी प्रकार से अमीबों में अपचा भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष रचना नहीं होता है। ठीक है, तो वो कैसे बाहर निकलता है, प्रश्न ये आ जाता है। तो कहेंगे शरीर के किसी भी भाग में, अमीबा का शरीर का जो सतह है, शरीर के सतह के किसी भी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है, उसी के द्वारा अपचा भोजन अमीबा के शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पाचन की क्रिया या कहें तो पोषण की क्रिया पूर्ण होता है। ये अमीबा का आकार है। आप देख रहे हैं कि पहले मैंने अमीबा का कैसा आकार बनाया, फिर कैसा बनाया, तो इससे आपको इससे आपको समझ में आ रहा हो कि अमीबा का आकार कूटपाद के बनने के कारण, बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। मैंने यहाँ पर वो नोट में लिख दिया है। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य के आहार नाल का वर्णन। एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब पूछा गया है, जाता नहीं, पूछा गया है। तो ध्यान से आप इसको देखिएगा और अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इसका पहला प्रश्न आता है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो आप इनका उत्तर दीजिएगा लगभग या बोलिए करीब 8 से 10 मीटर होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। और प्रश्न आता है कि मनुष्य का आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है। तो कहेंगे यह मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक फैली होती है। मनुष्य का आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, तो मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक। एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछता है आहार नाल की रचना कैसी होती है, तो कहेंगे कुंडलित। ये तीनों प्रश्न उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर यदि प्रश्न पूछेगा कि आहार नाल की कैसी रचना होती है, तो आप कहिएगा आहार नाल एक कुंडलित रचना है। दूसरा प्रश्न यदि आपसे पूछता है कि इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकता है, दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो कहिएगा आहार नाल की लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। उनके बाद प्रश्न आता है आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया। तो कहेंगे आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया। आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा, ग्रसनी, फिर उसके बाद आता है ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। ये मुख गुहा है। ठीक है, मुख गुहा का मैंने वर्णन कर दिया है। आप सभी इनको नोट करके अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। मुख गुहा में लार ग्रंथियाँ जो पाया जाता है, ये उनका नाम है। आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद ग्रसनी है। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। ठीक है, ग्रसनी में पूछेगा कितने छिद्र होते हैं, तो 2 छिद्र, एक होता है निगल द्वार, एक होता है कंठ द्वार। निगल द्वार के द्वारा ही भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, निगल द्वार के द्वारा भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है। फिर ये रहा ग्रास नली का वर्णन। आप सभी आज यहाँ तक वीडियो से अपना अपना नोट बना लीजिएगा। आगे का फिर वीडियो मैं अपलोड करूँगा, तो वहाँ से लिख लीजिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा।